अब तक हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था हमने 10th क्लास की साइंस का, जिसमें हमने न्यूट्रिशन की मैं पढ़ा था कि हाउ वी टेक फूड। ठीक है, हम अपना फूड कैसे लेते हैं वो हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था। बट मैंने आपको बताया था कि हम फूड इसलिए लेते हैं ताकि हमें अपने फूड से एनर्जी भी मिले। ठीक है, तो फूड से एनर्जी बनती कैसी है आज हमें ये समझना है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक भी होने वाला है रेस्पिरेशन, हिंदी में श्वसन। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड से एनर्जी रिलीज करना, वो रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी कि हमने जो खाना खाया है उस फूड से एनर्जी बनने, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो वो फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। अब डाइजेस्ट होने के बाद वो कहाँ जाता है, एसिमिलेट होकर कहाँ जाता है, ब्लड के थ्रू हमारी सारी सेल्स में पहुंचा दिया जाता है। अब हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, उस सेल के अंदर जहां पर हमारा फूड प्रेजेंट होता है। अब वो ऑक्सीजन उस फूड से रिएक्ट करके उसको ब्रेक कर देती है और हमें मिलती है क्या, एनर्जी। ठीक है ना, और मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आ जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहला है ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेना। सांस लेना एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें केवल गैस का एक्सचेंज हो रहा है, वो उससे मतलब होता है ऑक्सीजन गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, ये तो है ब्रीदिंग। गैसीय विनिमय कह सकते हैं इसको, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। तो पहला स्टेप तो ये हो गया रेस्पिरेशन में। और दूसरा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपन इन द सेल। कोशिकीय श्वसन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, यानी कि फूड को तोड़कर उससे एनर्जी बनाना, उसे बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसी तरह इसलिए हम देख लेते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। अब ब्रीदिंग का मतलब होता है इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपली ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये तो है क्या, ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, उसमें ब्रीदिंग तो इन्वॉल्व होती है प्लस रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग जो है सिंपल एंड फिजिकल प्रोसेस है, यह बहुत सरल प्रक्रिया है और भौतिक प्रक्रिया है। और जबकि रेस्पिरेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल प्रक्रिया है और बायोकेमिकल प्रोसेस यानी कि इसके अंदर रिएक्शन होती है। बायो मतलब लिविंग थिंग्स, ऐसी प्रोसेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उन्हें बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। यानी कि सरल और भौतिक प्रक्रिया है और ये जटिल और जैव रासायनिक प्रक्रिया है। नो एंजाइम्स इन्वॉल्व, ब्रीदिंग में कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, ये कोशिकाओं के बाहर होता है प्रोसेस, और ये क्या होता है, इंट्रा सेलुलर, ये सेल के अंदर होता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन होता है दो तरह का। रेस्पिरेशन ये फूड से एनर्जी बनाना। अब कुछ ऑर्गेनिज्म को फूड से एनर्जी बनाने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन, तो उस सिचुएशन में उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी अपने फूड से एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक जो है वायवीय, वो वायु की प्रेजेंस में होता है, और जो एनारोबिक है इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह का क्या है, हमारा सेल ऑर्गेनल है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, जहां पर हमारी बॉडी में फूड से एनर्जी सिंथेसाइज होती है। इन साइटोप्लाज्म, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में। ठीक है, इसमें एंड में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, और यहां पर मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल या लैक्टिक एसिड। किसी किसी प्रोसेस में हमें लैक्टिक एसिड मिलता है और कहीं कहीं में क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, यहाँ पर एनर्जी की ज्यादा मात्रा बनती है, और जबकि यहाँ पर एनर्जी की मात्रा कम होती है। यहाँ पर होती है 36 से 38 एटीपी एनर्जी, और यहाँ पर बनती है 2 एटीपी। अब ये जो एटीपी जो है इसके बारे में देखते हैं क्या है। एटीपी की जो फुल फॉर्म है ये होते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी में एक्चुअली होता है एडीपी, ठीक है ना।
अब एडीपी जो होता है ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, तो जो हमारे फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एक फॉस्फेट वो एनर्जी लेकर क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है, और हमारे फूड की सारी एनर्जी किसमें स्टोर हो जाती है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और जब हमें फूड से एनर्जी चाहिए होती है तो ये एटीपी ब्रेक हो जाता है और हमें वापस एनर्जी मिल जाती है, और प्लस में क्या मिल जाता है, फॉस्फेट, और बन जाता है एडीपी। और इस एनर्जी का इस्तेमाल हम अपने डेली के प्रोसेस के लिए, प्रक्रियाओं के लिए, अपने फंक्शंस के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं आगे कि एक्चुअली में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन जो होता है उसके लिए हर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अब हम वही देखेंगे कि किस किस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और उन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या क्या कॉमन फीचर्स होते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया सॉरी, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जहां ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैस का एक्सचेंज करते हैं। और टैपवर्म, अर्थवर्म, लीच वगैरह, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन के थ्रू होता है। एम्फीबियस लाइक फ्रॉग्स, इनके अंदर रेस्पिरेशन के दो सिस्टम होते हैं, एक लंग्स के थ्रू होता है और एक स्किन के थ्रू भी होता है। इंसेक्ट्स जो होते हैं इनमें ट्रेकियल सिस्टम होता है, इनमें पाइप होते हैं जो जुड़े होते हैं इनकी बॉडी की सरफेस से, वहां पर उसके थ्रू ये गैस का एक्सचेंज करते हैं। और एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश या अदर एक्वेटिक एनिमल्स, उनमें स्पेशली जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, गिल्स होते हैं। और बर्ड्स और मैमल्स यानी कि ह्यूमन, डॉग, कैट वगैरह, इनके अंदर जो होता है स्पेशली जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। अब भले अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग हैं, बट उनमें कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो उनके रेस्पिरेशन में काफी हेल्पफुल होती हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। तो हेडिंग हमारी कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनमें क्या क्या कॉमन फीचर्स हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन, यानी कि जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं इनका वो सरफेस जहां से गैस का एक्सचेंज हुआ है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ताकि इनको ज्यादा मात्रा में गैस का एक्सचेंज हो सके। दूसरा, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर थिन वॉल्ड, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं स्पेशली अंग होते हैं ये पतली मेम्ब्रेन के होते हैं, ताकि इनसे गैसेस का डिफ्यूजन बहुत इजीली हो जाए, गैसों का विसरण आसानी से हो जाए। एंड जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं हैव रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, इनके अंदर क्या होता है, ब्लड की बहुत रिच सप्लाई होती है, ताकि वो गैसेस ब्लड में जल्दी से आ जाए, जल्दी से ब्लड से निकल जाए और उनका ट्रांसपोर्ट क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक पॉइंट जो नोट करने के लिए वो क्या है कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं लाइक फिश, इनके अंदर जो ब्रीदिंग की रेट है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो जमीन पर रहते हैं जीव, उनके मुकाबले में क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपनी ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, द ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है ना, और हम लोग ऑक्सीजन कहां से ले रहे हैं, एयर से। और हम जानते हैं कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है, जबकि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, या अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। तो इसका आंसर है कि बिकॉज एक्वेटिक एनिमल ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, as we know the amount of oxygen in the water is very low as compared to the amount of oxygen in air, therefore aquatic animal breathes faster than the terrestrial organism। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि various ways by which breakdown of glucose takes place, यानी ग्लूकोज किन किन तरीके से टूटता है और किस किस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है, या कौन कौन से वो वेज है। ठीक है, हाँ, तो जो ग्लूकोज होता है सबसे पहले हमारे साइटोप्लाज्म में जाता है। अब यानी कि जो फूड होता है डाइजेस्ट होने के बाद जब उसका एसिमिलेशन होता है तो हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो ग्लूकोज अब कहां है, फिलहाल हमारे साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, अभी ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ये ब्रेक होता है और बनता पायरुवेट या पायरुविक एसिड, जो होता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, यानी कि पहले उसको सिंपल फॉर्म में लाया जाता है।
अब इसके बाद 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू पायरुवेट एसिड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो पहला है एरोबिक मेथड, उसके बाद क्या होता है, ये पायरुविक एसिड हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जहां ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करती है जो हम इनटेक करते हैं, और वो उसको ब्रेक कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और हमें एनर्जी मिल जाती है कितनी, 36 एटीपी एनर्जी। अगर बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो वो होता है साइटोप्लाज्म में, और इसका एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या होता है, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और 2 एटीपी बनती है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, किल्मन। और लास्ट है लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस समय हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और अब होता है ऑक्सीजन की कमी में रेस्पिरेशन, और उस केस में बनता है लैक्टिक एसिड। और ऐसा कब होता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, व्यायाम के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी एनर्जी बनती है, और यही लैक्टिक एसिड जो होता है, इट कॉज क्रैम्प्स, जो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन कर देता है इन आवर मसल्स, ठीक है। तो ये है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस वेज, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।